अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान के सो कॉल्ड नाम नहाद इलेक्शन फरवरी 2024 के इलेक्शन में अब महज 12 घंटे रहते हैं। कल सुबह 8 फरवरी 2024 को सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक करोड़ों पाकिस्तानी अपने घरों से निकल के कराची से खैबर तक अपने घरों से निकल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे, कतारें लगा के वहां पे खड़े होंगे। इन वोटर्स में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की होगी। कहा जाता है कि 18 से 35 बरस तक के जो नौजवान है वो तकरीबन 47% वोटर जो है वो होगा। अगर उसमें 40 को भी आप ऐड कर दें तो आप कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा वोटर वो होंगे जिनकी उम्रें 18 बरस से 40 बरस के दरमियान होंगी। इलेक्शन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है। गो के इन इलेक्शंस के नताइज को कंट्रोल करना और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे ने, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन ने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। लेकिन चूंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज होते हैं और अगर यहाँ पे कहीं 5, 5.5, 6 करोड़ लोग जो हैं वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख इख्तियार कर लिया तो बहुत सी कैलकुलेशंस गलत साबित हो सकती हैं, बहुत से अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं, बड़े गैर मुतवक्का किस्म के नताइज भी सामने आ सकते हैं। बट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैं समझता हूं चूंकि अब वक्त आ गया है और अब इलेक्शन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर खड़े हैं, एक बार फिर मैं चाहता हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल प्रोफेशनली, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूं, मैं एक कोई किसी सियासी जमात का सियासी जमात का मेंबर नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। तो फ्रॉम द सेक ऑफ एनालिसिस, और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेरी अपनी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी है, प्रोफेशनल एनालिसिस है। तो ये कहना बहुत जरूरी है कि जिस चीज को मैं ये समझता हूं कि जिस चीज को हम पाकिस्तान में देख रहे हैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से, महीनों से बल्कि हम देख रहे हैं, और जिसको हम सुबह देखने लगे, ये किसी भी पासे से इलेक्शन की डेफिनेशन पे पूरा ये प्रोसेस नहीं उतरता। इलेक्शन अच्छे भी होते हैं, इलेक्शन बुरे भी होते हैं, इलेक्शन रिग्ड होते हैं, ज़्यादा रिग्ड होते हैं, कम रिग्ड होते हैं, प्लान्ड होते हैं, प्री प्लान्ड होते हैं। लेकिन जो चीज़ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद महीनों से, ये किसी भी तरह से इलेक्शन की किसी भी डेफिनेशन के ऊपर ये चीज़ पूरी नहीं उतरती। खुद पाकिस्तान की अपनी तारीख जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, जिसमें कभी भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सके, पाकिस्तान में भी कभी इस किस्म के बेहुदा सो कॉल्ड इलेक्शन जो हैं वो नहीं हुए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि चूंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। जरा इमेजिन करें कि पाकिस्तान का साइज 3.5 लाख मील की जो टेरिटरी है उसमें अगर 5-6 करोड़ लोग जो हैं अपने घरों से निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट इख्तियार करते हैं, किसी न किसी तरह से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, तो ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी है कि इसके गैर मुतवक्का नताइज भी निकल सकते हैं। सो इसमें एक सस्पेंस का एलिमेंट फिर भी रहता है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, मुझे आगे चलने दीजिए। पिछले वीलॉग में जो मैंने चंद घंटे पहले किया, मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीलॉग में चंद घंटों में आपको ये दिखाऊंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि दुनिया पाकिस्तान के इन सो कॉल्ड इलेक्शंस को कैसे देख रही है। ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दुनिया का अप्रूवल लेने के लिए किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में कहा। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि दुनिया के ज़राए अबलाग को, दुनिया के एक्सपर्ट्स को, दुनिया के बहुत से जो ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स हैं उनको समझ आ गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं ये इलेक्शन नहीं है, ये कुछ और ही है, या ये मैसिवली रिग्ड है। तो इस हवाले से मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल मीडिया क्या देख रहा है, ओपिनियन मेकिंग सर्कल्स कैसे देखते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, की पॉलिटिशियंस इसे कैसे देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ चलें, अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पिछले 12 घंटे में बलूचिस्तान में 2 बम के धमाके हुए, एक पिशीन में और एक किला सैफुल्ला में। जो पिशीन में हुआ वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो था उसके दफ्तर के बाहर हुआ, और दूसरा जो किला सैफुल्ला में हुआ वो JUIF के किसी कैंडिडेट या उसके दफ्तर के बाहर हुआ। और जो आखिरी दफ़ा मैंने इसको देखा है थोड़ी देर पहले, तो कम से कम भी 26 कीमती मासूम जानें जो हैं वो इन धमाकों में, बम के धमाके में वो ज़ाया हुई हैं, लोगों की हलाकत हुई है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसने किए धमाके। जाहिर है कि ये धमाके दहशतगर्द अनासर ने किए। लेकिन जो अफसोस की बात है, जो बहुत ट्रेजिडी है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अपने रियासती इदारों का इस किस्म की दहशतगर्दी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो ज़रूर होता है। ज़रा इमेजिन कीजिए अगर अमेरिका के अंदर लोग ये सोचने लग जाएं कि जो बम का धमाका हुआ है कहीं पे, या कहीं स्कूल में फायरिंग हो गई है जिसकी CIA ने करवाई थी, तो अमेरिका के लोग किस कदर इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएंगे और कितने परेशान रहेंगे। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है, जहां लोग एक अजीब गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार रहते हैं। लेकिन आगे चलते हैं।
दूसरी जो डेवलपमेंट मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम इंटरनेशनल मीडिया की खबर लें, वो डेवलपमेंट है जहां बिल आखिर इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तानी फेमिनिस्ट और औरतों के जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा निकालते हुए बहुत सी खवातीन एक्टिविस्ट जो हैं वो इस्लामाबाद में उन्होंने एक रैली निकाली, जुलूस निकाला, फिर वो इकट्ठी हुई इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम किया बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से जो इद्दत का फैसला आया है। और इस पूरी रैली को लीड किया डॉक्टर फरजाना बारी ने, जो पहले कायद आज़म यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुकी हैं, शायद अभी भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, और जो मशहूर एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान की बहुत ही प्रोमिनेंट ताहिरा अब्दुल्ला, वो भी इसे लीड कर रही थी। ये बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है। बुशरा बीबी के बारे में जिस किस्म का फैसला किया गया इद्दत के हवाले से, ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है उस प्रेजुडिस की, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की, जहां चंद करनैल जो हैं वो एक औरत के मुलाजिम को, उसके पिछले हस्बैंड को, उसके एक मुफ्ती साहब को पकड़ के एक औरत के बारे में ऐसा फैसला करते हैं जिसका मतलब ये निकलता है कि एक एडल्ट पढ़ी लिखी मैच्योर औरत जो है उसे अपने जिस्म और उसके महसूसात के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सरकार का कंट्रोल, जो एक मौलवी है और उसका जो पिछला हस्बैंड है, उसका एक मुलाजिम जो है, उनकी गवाहियों की बेसिस पे आप एक औरत जो है उसके बारे में फैसला कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव फैसला है। अफसोस की बात यह है बदकिस्मती से कि ये खवातीन अगर पहले निकलती, अब से चंद हफ्ते पहले निकलती, चंद महीने पहले निकलती, जब सरकार इस किस्म की साजिश अभी प्लान कर रही थी, तो शायद वो उसको अमली जामा पहना ही ना सकते। ये क्यों नहीं निकले पहले? इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान में इन खवातीन की तरह बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, इसका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है। वो अभी तक ये समझने से कासर हैं कि ये जो जबर और ये जो टिरनी है, ये जो जुल्म है, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है बिला इम्तियाज। ये हम सबके साथ हो रहा है, ये इन सबके साथ भी हो रहा है, लेकिन वो इसको समझ ही नहीं पा रहे कि ये उनका भी मुकद्दर है, ये उनकी भी तकदीर है। एक आध दिन पहले मैंने, मेरा ख्याल एक ही दिन पहले, मैं पाकिस्तानी एक मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल की पैनल डिस्कशन देख रहा था। आजकल 6-6 7-7 लोगों को लेके पैनल डिस्कशंस होती हैं, इसमें भी 6-7 लोग बैठे हुए थे पैनल डिस्कशन में, और उनमें से यकीन मानिए मैंने जब वो डिस्कशन देखी तो मुझे ये लगा कि उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे अशखास थे जो या तो सच बोल रहे थे या एटलीस्ट कम अज़ कम पीयर प्रेशर बहुत था फिर भी सच बोलने की कोशिश कर रहे थे। एक उनमें से टेलीविजन एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब थे, दूसरे वहां पे हसन निसार साहब थे। बाकी जितने भी लोग थे वो टोटल झूठ, टोटल मुनाफिकत, टोटल रौनक जो थी वो उनके ऊपर छाई हुई थी। मैंने कहीं एक दफा मैंने पढ़ा था कि स्मॉल नेशंस हैव स्मॉल माइंड्स, यानी जब नेशंस छोटी रह जाती हैं तो उनका कलेक्टिव माइंड भी छोटा होता है। मैंने किसी और जगह पढ़ा, men with small minds have big egos। तानू पता नहीं कि मैं कौन हाँ, तेनू पता नहीं कि मैं कौन हाँ। ये जो स्टेटमेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक की, बड़े छोटे जहन की निशानी होती है। अब ये मिसरे जो है, हो सकता है मैंने गलत लिख ली हूँ कुछ, कई दफ़ा मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सुरनगू होके भरा करती है पैमाना। यानी सुराही से जब आप ग्लास भरते हैं तो सुराही को झुकना पड़ता है, हालांकि सुराही के अंदर ज्यादा पानी होता है। नो, ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। नो, लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट का ताल्लुक बरतानिया की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के साथ है। बरतानिया की तो नंबर 1 और नंबर 2 यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड है ही, लेकिन दुनिया की भी जो टॉप 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर नए चांसलर के लिए जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें पाकिस्तान के लीडर जनाब इमरान खान, जिनको जेल में बंद करके रखा है चंद करनैलों ने और पुलिस अफसरों ने, उन इमरान खान का भी नाम उन चंद 4-5 लोगों में है जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने शॉर्टलिस्ट किया है विद अ व्यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट चांसलर ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये मामला है क्या? बाकी नाम क्या है? बाकी नामों में बरतानिया के 3 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का इसमें नाम है, प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे का नाम है, और प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जो अब सर टोनी ब्लेयर जो हैं वो बन चुके हैं। ये मामला है क्या? चांसलर क्रिस पैटन, जो 26 बरस से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप जो है ये एक सेरेमोनियल पोजीशन है। चांसलर दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, कभी कभी आता है यूनिवर्सिटी देखने के लिए। तो ये वो क्रिस पैटन है जो कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रहे हैं, मेरा ख्याल मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और उसके बाद इनकी जो आखिरी बड़ी असाइनमेंट थी, जब ये हांगकांग के आखिरी गवर्नर थे, 1997 में हांगकांग को चीन के हवाले कर दिया गया था, आखिरी गवर्नर जो थे वो क्रिस पैटन थे। क्रिस पैटन अब वहां से रिटायर हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड से, और नया चांसलर जो है उसको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होना है। फर्क ये पड़ गया है
कि वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें रीत और रवायत ये थी कि तमाम स्टूडेंट्स या एक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, एक हॉल में होते हैं, वहाँ का ड्रेस पहनते हैं और फिर वोटिंग होती है। इस दफ़ा इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है, इसका इसका जो कायदा है वो चेंज हो गया है और अब तमाम ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स और एक्स ग्रेजुएट्स जो हैं वो दुनिया में कहीं से भी इसके लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग इसकी होगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बहरहाल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। अब मैंने पिछले वीलॉग्स में जो मैंने एक दो पिछला मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के अंदर की दुनिया भर के अंदर एक सर्टेन किस्म की ओपिनियन जो है पाकिस्तान के इंतखाबात पे ओपिनियन और फोकस जो है वो डेवलप कर रहा है। फॉर इंस्टेंस माइकल मैककॉल जो अमेरिका में इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, जो कि चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, यानी जो हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया और स्टेटमेंट दी कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन को उनकी और उनकी टीम जो है बहुत गौर से देख रही है। ये एक ऐसी पोजीशन है जैसे ग्रेगरी मीक जो रैंकिंग मेंबर हैं हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, इससे पहले हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने इसे वेलकम किया। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, मैं भी आपके साथ हूँ। एम्बेसडर जॉन बोल्टन जो अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं टू यूनाइटेड नेशन, उसके बाद वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे, जॉन बोल्टन ने भी इसे वेलकम किया। उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान के इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को देखना इस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको साथ साथ स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी चला जाऊँगा और भी सब चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इस वीलॉग का मेरा मकसद ये है कि मैं एक आर्काइवल आपके सामने प्रेजेंटेशन लेके आऊं और आप में से जिन लोगों ने अभी तक मुझे इस चैनल पे ज्वाइन नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करें, ताकि हम और मैं और आप मिलके एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स को हम आगे चला सकें। अगर हम एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स यहाँ रखेंगे, हमारी देखा देखी और लोग भी इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल नोन मैन, बहुत ही वेल नोन नाम है, उन्होंने भी इस पर पोजीशन ली। मैं आपको दिखा चुका हूं उनकी पोजीशन पहले भी, दोबारा भी दिखाता हूं। इल्हान उमर बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेस वुमन, उन्होंने भी पोजीशन ली। लेकिन ये जो रेजोनेंस है ये ग्रो कर रही है, ये मैं आपको पहले इनके नाम बता चुका हूं, लेकिन अब ये रेजोनेंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और इसमें एक फीलिंग कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं ये थॉरली एंड मैसिवली रिग्ड हैं और ये इलेक्शन के नाम की तौहीन है, ये फीलिंग जो है ये बहुत तेजी से ग्रो करती चली जा रही है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा। अब एबिगेल स्पेनबर्गर जो है वो अमेरिका की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, वर्जीनिया से वो कांग्रेस वुमन है। इससे पहले वो CIA में काम कर चुकी हैं और इसी निस्बत से हाउस की जो इंटेलिजेंस कमेटी है उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। चंद दिन और ये बहुत जल्दी ये अगले साल गवर्नर बन जाएंगी वर्जीनिया की, बिकॉज शी इज़ द हॉट फेवरेट। ये इलेक्शन लड़ रही हैं गवर्नर का और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वर्जीनिया की गवर्नर बन जाएंगी। बल्कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप अगले चंद आने वाले सालों में, बिकॉज शी स्टिल नॉट इवन 50, और अगले चंद सालों में आप इन्हें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की शक्ल में भी देख सकते हैं। इसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम। चंद दिन पहले मुझे इनसे एक कांग्रेस के रेबन ऑफिस बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने एक सेमिनार करवाया जहां मुझे उसे मॉडरेट करने का मौका मिला। उस सेमिनार में कांग्रेस वुमन एबिगेल स्पेनबर्गर भी आई, मुझे उनसे मिलने का और उस सेशन को मॉडरेट करने का मौका मिला था। उसकी सारी फुटेज मेरे पास है, मैं उसको अभी तक कहीं प्लेस नहीं कर सका, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट वुमन। इन्होंने अब एक बहुत ही सख्त किस्म का खत लिखा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन को, पाकिस्तान के इलेक्शंस और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से। और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल जो पाकिस्तानी अमेरिकन का एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्जीनिया और मैरीलैंड और DC के आगे पीछे, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया है, इस लेटर को भी ट्वीट किया है और इसकी उन्होंने समरी जो है वो भी ट्विटर के ऊपर प्रोवाइड की है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपको स्क्रीन पर दिखाऊं। अब चलता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं जो आपको अभी दिखाऊंगा, इमेजेस दिखाऊंगा जिन हेडलाइंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस में से हैं। उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसमें CNN है, उसमें टाइम्स मैगजीन है, अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन पब्लिकेशन, फाइनेंशियल टाइम, FT यूरोप का बहुत ही इंपॉर्टेंट अखबार, द गार्डियन बरतानिया का बहुत ही टॉप रैंकिंग अखबार, अल जजीरा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन जो फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन निकालती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स, एसोसिएटेड प्रेस खबर रसां एजेंसी, इसी तरह निकी एशिया जो आई थिंक जापानीज ओन्ड न्यूज़ एजेंसी है। इन सब के मैं आपको अब तक पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से इसको कैसे देख रहे हैं मैं इनकी हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन कामरान खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बहुत सी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का जो रद्द अमल है पाकिस्तान के इन इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने वहाँ पे सम अप किया है। दैट्स अ वेरी वेल रिसर्च ट्वीट। वो ट्वीट भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ।
अब मैं आपको विजुअलाइजेशन के तौर पे दिखाता हूँ। सबसे पहले लेट्स टेक दिस थिंग कि टाइम मैगजीन जो अमेरिका का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन है, उसकी लीड स्टोरी है पाकिस्तानी इलेक्शंस ब्रेजनली रिग्ड। पाकिस्तानी इलेक्शंस ब्रेजनली रिग्ड, व्हाई डजंट यूएस केयर? पाकिस्तान के इलेक्शन इतनी बुरी तरह से रिग हो रहे हैं तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका नोटिस क्यों नहीं ले रही? बीबीसी की हेडलाइन स्टोरी है जेल्ड इमरान खान लीव्स पाकिस्तान डिवाइडेड। CNN की लीड स्टोरी है पाकिस्तान ऑन एज एज ओल्ड डिनेस्टीज vie for power and populist IK इमरान खान लैंग्वेजेस इन जेल। जरा गौर कीजिए, ये पाकिस्तान की पैनल डिस्कशन में बैठे हुए लोग जो हैं उनको बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर डिनेस्टीज जो हैं वो इनको बार बार एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस के तौर पे देखते हैं, लीडरों के तौर पे देखते हैं। वो ये समझने से ही कासर है, इतनी मोटी अकल के हैं कि ये कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है जहां डिनेस्टीज बार बार एक इलेक्शन के नाम पे अंदर आ जाती हैं और अब फौज की मदद से आ रही हैं। तो ये कोई इलेक्टोरल या डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये बेसिकली तौर पे एक तरह की बादशाहत की कंटिन्यूएशन है, लेकिन मोटी है खोपड़ी इतनी कि उसमें जाता नहीं उनके। गैलप जो इंटरनेशनल है, नॉट पाकिस्तान गैलप, गैलप इंटरनेशनल ने की हेडलाइन ये है पाकिस्तानी डिसकॉन्टेंट, पाकिस्तान डिसकॉन्टेंट रीचेस रिकॉर्ड हाई। निकी एशिया जो जापानीज पब्लिकेशन है, पाकिस्तानी इलेक्शन टेंटेड बाय मिलिट्री मेडलिंग। तो आप देख रहे हैं कि क्लियर पैटर्न आपको नजर आ रहा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR का हेडलाइन है पाकिस्तान इज ऑन एज अहेड ऑफ 2024 इलेक्शंस। अच्छा, इंडिया की भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन टेलीविजन चैनल हैं उनकी मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्कशंस हैं उनके टाइटल्स क्या हैं। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट पोस्ट जो है उसका टाइटल है पाकिस्तानी इलेक्शन डेमोक्रेट डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक बैटल, पाकिस्तान इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बैटल और शैम क्वेश्चन मार्क। ग्रेविटास एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, उसकी हेडलाइन टाइटल है पाकिस्तानी इलेक्शंस आर्मी चीट्स टू स्टॉप इमरान खान्स रिटर्न। तो आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न जो है वो यहाँ पे डेवलप हो गया। एसोसिएटेड प्रेस की जो है हेडलाइन है Pakistan's disillusioned voters wonder if new polls will change a country mired in political feuding। अब कांग्रेस वुमन है समर ली रिप्रेजेंटेटिव, वो लिखती हैं अपने ट्विटर में देयर इज नो डेमोक्रेसी व्हेन यू बैन योर ओपोनेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अच्छा, समी हामिदी जो है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट अरब एक्टिविस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। 7 अक्टूबर के बाद के जो ट्रेजिक वाकया था उसके बाद आपने समी हामिदी को बहुत देखा होगा, बहुत उनके इंटरव्यूज और डिस्कशंस आपने देखी होंगी। उन्होंने एक ट्वीट किया है जो बहुत ही मीनिंगफुल है। उस ट्वीट में वो कहते हैं फॉर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान इज गिल्टी ऑफ एन अनफॉरगिवेबल क्राइम। He was going to win elections with the full and genuine backing of millions of Pakistanis। यानी पाकिस्तान में इमरान खान का जुर्म जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, बिकॉज इमरान खान जेन्युइन तरीके से, जेन्युइन बैकिंग से, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज की बैकिंग से इलेक्शन जीतने वाला था, इसलिए उसका जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। गार्डियन जो बरतानिया का बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पेपर है, गार्डियन का बाकायदा ये एनालिसिस छपा है, गार्डियन व्यू ऑन पाकिस्तानी इलेक्शंस एंड इमरान खान, मिलिट्री विंस अगेन। फिर अब जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, दुनिया का सबसे अगर कोई इन्फ्लुएंशियल अखबार है तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की 2 स्टोरीज का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है क्रिस्टीना गोल्डबॉम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, वहाँ से मुसलसल डिस्पैचेस आ रहे हैं, अब तक 3-4 डिस्पैचेस आ चुके हैं। 2 का मैं जिक्र करता हूँ। एक की हेडलाइन है पाकिस्तानी मिलिट्री हैज स्वेड मेनी इलेक्शंस नाउ इट्स गोइंग फुल टिल्ट। यानी इसकी हेडलाइन, इसके अंदर भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत लंबे लंबे फीचर्स होते हैं, पाकिस्तान के अखबारों की तरह नहीं होते। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज बहुत लंबी, बहुत डिटेल्ड होती हैं। तो इसके अंदर ये वो कह रही हैं कि इसका उन्वान ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने सारे ही इलेक्शन स्वे किए, उनको इन्फ्लुएंस किया, लेकिन जो उन्होंने इस दफ़ा कमाल किया, जितना उनका टिल्ट इतना ऑब्वियस है, ऐसा कभी पहले नहीं था। फिर दूसरा एक आर्टिकल है, स्टोरी है बहुत ही डिटेल्ड, डिसकॉन्टेंट एंड डिफायंस ऑन रोड टू पाकिस्तानी इलेक्शंस। अच्छा, अब फाइनेंशियल टाइम्स यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल पेपर इन यूरोप, FT जिसे कहते हैं, इसकी हेडलाइन है पाकिस्तान पॉलिटिकल डिनेस्टीज चौकी फॉर पावर इन इलेक्शन लैकिंग इमरान खान। यानी पाकिस्तान के ये जो डिनेस्टिक खानदान है ये पावर कैप्चर करना चाह रहे हैं एक ऐसे इलेक्शन में जिसमें इमरान खान सिरे से मिसिंग है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, इफ वन वर टू हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इमरान खान वुड विन बाय एब्सोल्यूट लैंडस्लाइड। माय लास्ट वर्ड्स ऑन इट। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मिलकर
एक पूरा प्लान बनाया हुआ है इन इलेक्शंस को कंट्रोल करने का, रिग करने का। लेकिन चूंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, अगर कुछ 6 करोड़ पाकिस्तानी अपने घरों से निकल आए, उन्होंने पोलिंग स्टेशंस का रुख इख्तियार किया, अगर उनमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने पोलिंग स्टेशन में फॉर्म 45 लेने के लिए बैठ गए, तो इसके गैर मुतवक्का नताइज भी निकल सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।